हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू आवर पार्ट 2। ठीक है, वेलकम बैक टू पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 हो चुका है, लेक्चर 2 है ये। ठीक है, तो बहुत जोश के साथ आपको आना है। ठीक है, सबसे पहले आप जोश मीटर बता दीजिए कमेंट में, कैसा आपका जोश। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले तुमको बताए थे कुछ पहले कि कुछ टॉपिक छूट गया है अम्ल का प्रकार में, और तुमको बताया था अम्ल का गुण है। ठीक है, बेसिकली इस लेक्चर में जो है ना अम्ल का गुण नहीं पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक 5-7 मिनट का है, तो इसको फटाफट खत्म करते हैं। तो टॉपिक है हमारा क्षारकता के आधार पर अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल का प्रकार पहले जो था वो प्राप्ति स्रोत के आधार पर था। एक कार्बनिक था, एक अकार्बनिक था। रिकॉल कार्बनिक क्या था भाई? वो जो था प्रकृति से मिलता था, नहीं अकार्बनिक, सॉरी कार्बनिक प्रकृति से मिलता था ना, जिसमें क्या बोलते हैं कार्बन होता था, कार्बनिक कहते थे। वही सब चींटी का डंक वाला बात कहानी सुनाए थे ना, वही सब बात है। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो क्षारकता के आधार पर, वो था प्राप्ति स्रोत के आधार पर, ये है क्षारकता के आधार पर। अम्ल का है 4 प्रकार। ठीक है, यहाँ पर जो है अम्ल का 4 प्रकार है। बहुत आसान नाम है। पहला नाम है तुमको एक क्षारीय अम्ल। एक क्षारीय अम्ल, देखो यार राइटिंग में जो है तुम लोग देख लेना, हमको समझ में नहीं आ रहा है राइटिंग कैसे लिखना है। द्विक्षारीय, देखो प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है ना हिंदी का, वो भी कभी इधर से कभी इधर से, वो भी समझ में नहीं आ रहा हमको। ठीक है, तो त्रिक्षारीय हमको लग रहा है इधर से होगा। ठीक है, कमेंट में बता दें यार किधर से होगा, सही लिख देना। फोर्थ, देखो यहाँ एक बार इधर से लिखे ना, एक बार अब इधर से लिख देंगे। चतुर्थ क्षारीय, ये सही है। हाँ, तो ये तुम्हारा बात है। ठीक है, एक क्षारीय अम्ल, द्विक्षारीय अम्ल, त्रिक्षारीय अम्ल, चतुर्थ क्षारीय अम्ल। ठीक है, अब तुम बोलेगा कि यहाँ पर क्षार कहाँ से आ गया, यहाँ क्षार कहाँ से आ गया? हम तो अम्ल पढ़ रहे थे, जो एक्चुअली में हम लोग अम्ल नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्षार का यूज है। ठीक है, तो क्षार तो तुमको हम बताए थे कि अम्ल, क्षार एवं लवण, तुमको अलग अलग 3 चीज अलग अलग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अम्ल का बात कर रहे थे, अम्ल अभी पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, अम्ल के ऊपर लेक्चर है अभी। तो एक क्षारीय अम्ल क्या होता है कि ये जो एसिड होगा ना, तुमको कोई सा भी एसिड होगा, एक क्षारीय अम्ल को अगर तुम उसको वाटर सॉल्यूशन में मिलाओगे, सॉल्यूशन में, वाटर एंड सॉल्यूशन में मतलब पानी के घोल में, पानी का घोल में अगर तुम इसको मिलाओगे तो उसमें तुमको एक आयन मिलेगा, एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा। मतलब देखो, सबसे पहले जितना भी एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन होगा। वो जरूरी नहीं कि कितना होगा, लेकिन हाइड्रोजन होगा। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना हो लेकिन होगा। ठीक है, लेकिन बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि वो जो हाइड्रोजन आयन होगा वो बाहर आ जाएगा। अब कितना आएगा? अगर एक क्षारीय अम्ल है तो उसमें 1 आएगा, द्विक्षारीय अम्ल है तो 2 हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा, त्रिक्षारीय अम्ल है तो 3 हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा, चतुर्थ क्षारीय अम्ल है तो 4 हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा। तो वो बात कैसे समझाओ? एक क्षारीय अम्ल का एग्जांपल देखो, इसका मेन जो है ना पर्पस एग्जांपल से। ठीक है, समझ जाओ तुम सब चीज। अब जैसे तुमको एक क्षारीय अम्ल का अगर एग्जांपल लिखे तो HCl आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा H2SO4, यहाँ आ जाएगा H3SO4 था ना, यहाँ पर आ जाएगा चतुर्थ पात्र में H4SiO4। अब तुम एक चीज नोटिस करना, ये तुमको एक क्षारीय अम्ल का उदाहरण, ये तुमको द्विक्षारीय अम्ल का उदाहरण, ये तुमको त्रिक्षारीय अम्ल का उदाहरण, ये चतुर्थ क्षारीय अम्ल का उदाहरण। यहाँ पर तुम नोटिस करो तो यहाँ पर एक क्षारीय अम्ल में 1 दिखा हुआ तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है, द्वि है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, त्रि है तो 3 हाइड्रोजन है, 4 है तो 4 हाइड्रोजन है। देखो एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर जब तुमको हम क्या बताएं, एक क्षारीय अम्ल वैसा हमको कहेंगे जिसमें कि जल में मिलाने पर, वाटर सॉल्यूशन में, उसका एक हाइड्रोजन बाहर आ जाए, एक हाइड्रोजन जिसका बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ Cl बचेगा, यानी कि H+ और Cl-। जैसे ही अगर वाटर सॉल्यूशन में HCl को यहाँ मिलाएंगे, ये जो बाहर निकलेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकला प्लस में Cl-, तो ये तुम्हारा हो गया तुमको इसका एक क्षारीय अम्ल का उदाहरण। उसी तरह अगर 2 क्षारीय अम्ल का उदाहरण देखें, यहाँ पर द्विक्षारीय अम्ल का उदाहरण, द्विक्षारीय अम्ल पहले कहते हैं कैसे है। द्विक्षारीय अम्ल क्या होता है कि इसको जब तुम वाटर में मिलाओगे तो इसका 2 हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा, 2 हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा। त्रिक्षारीय अम्ल में क्या होगा कि 3 हाइड्रोजन आयन बाहर होगा। ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, तीनों बाहर चल जाएगा। ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, दोनों बाहर चल जाएगा। ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, ये दोनों बाहर, चारों बाहर चल जाएगा। ऐसा होता है। तो एक्चुअली में तुम बोलोगे कि H4SiO4 है क्या? मान लीजिए कि हमको, अच्छा एक और बात बता रहे हैं, अगर तुमसे कभी भी पूछेगा चतुर्थ क्षारीय अम्ल या फिर त्रिक्षारीय अम्ल या फिर द्विक्षारीय अम्ल या फिर एक क्षारीय अम्ल,
का परिभाषा, तो उसके साथ तुम एग्जाम्पल हमेशा सेट करना है। तो एग्जाम्पल जो सेट करोगे तो तुमको यहाँ पर H4SiO4 या फिर HCl नहीं लिखना है, वहाँ पर लिखना है HCl का नाम लिखना है, एग्जाम्पल का नाम लिखना है। एग्जाम्पल HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, एग्जाम्पल में तुमको लिखना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब बगल में उसका ब्रैकेट में लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखे ना, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन तुम HCl लिख के नहीं छोड़ोगे। अगर किसी का दिमाग सर्कल होगा ना तो काट देगा डायरेक्ट, समझे, नंबर नहीं मिलेगा। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे ताकि तुम लोग ऐसा नहीं हो। तो ये जो HCl तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर इसके बगल में ब्रैकेट में तुम लिख देना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तुमको कुछ था ही नहीं टॉपिक में, एक छाड़िए हम तो क्या होगा, जल में डुबाएंगे तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, 2 में 2 निकलेगा, 3 में 3 निकलेगा, 4 में 4 निकलेगा। सबका एग्जाम्पल याद कर लो, HCl, H2SO4, H3PO4, H4SiO4, इसका लिखने दो H3PO4 ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक होता है तुम्हारा खत्म, छोटा सा टॉपिक था। तो तुमको पता है कि एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो होगा वो अम्ल का गुण पे होगा। बेसिकली ये लेक्चर का मतलब यही है कि अम्ल का गुण हम समझे इस लेक्चर में, ठीक है। ये छोटा सा छूट गया था तो मन में पहले पूछ जाएगा कि छूट गया, तो आप टॉपिक डाल दो तुम लोग, अम्ल का गुण, अम्ल के गुण, ठीक है। अम्ल का गुण अगर देखें तो अम्ल का गुण में है इनको, देखो जैसे कि तुम भौतिक गुण है, भौतिक रासायनिक वजह कुछ होता नहीं, ठीक है, एक ही चीज है। देखो भौतिक रासायनिक जो है ना, जैसे कि सब चीज का एक गुण होता है, जैसे कि हम लोग कुछ पढ़े थे फिजिकल भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ऐसा कुछ पढ़े होगे तुम लोगों को, याद नहीं आ रहा अभी। इस टॉपिक पे कुछ है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग चीज़ है। तो अम्ल का जो है ना गुण जो है वो भौतिक भी है रासायनिक भी है। तो सबसे पहले याद आते हैं यार भौतिक पे, ठीक है। बहुत लंबा चीज़ है भौतिक और रासायनिक गुण, मतलब पढ़ाने में टाइम लग जाएगा। भौतिक जो है सबसे पहले इसके आते हैं। भौतिक क्या, जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, क्या रासायनिक क्या, जिसमें कुछ केमिस्ट्री वगैरह का हाथ होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का हाथ है इसमें। जैसे कि तुमको एक अम्ल का जो ना रासायनिक गुण का तुमको एक पॉइंट पढ़ के दिखाते हैं, जैसे कि अम्ल का ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब क्या हो रहा है, कुछ मिलावट हो रहा है, ठीक है, ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन वगैरह हो रहा है, तो वो केमिस्ट्री का चीज़ है। तो इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है तुमको रासायनिक के क्या भौतिक गुण है ना, वहाँ रासायनिक गुण हो जाएगा। तो भौतिक गुण क्या है, जिसमें कुछ होगा नहीं, जैसे कि तुम लोग सब जानते हो यार कि अम्ल का स्वाद जो होगा खट्टा होगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है यार, वो हम पॉइंट बता रहे तुम लिखते जाओ, हम लिखेंगे ना, ठीक है, लिखेंगे तो बहुत टाइम होगा। सबसे पहले पॉइंट लिखा है यार, अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, हम जानते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का उदाहरण लिख देना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। और तुम लिख सकते हो या फिर रसायन विज्ञान में हाँ ऐसा लिख सकते हैं, अम्ल का गुण ये भी तो है ना कि सभी अम्ल के साथ हाइड्रोजन पाया जाता है, क्योंकि जितना भी अम्ल लिखते हैं सबके साथ हाइड्रोजन है। ये अम्ल जो है वो रंगहीन होता है, जैसे कि तुमको अगर चींटी काटेगा तो डंक जो छोड़ेगा तुम देख पाओगे इसको, कोई कलर ही नहीं रहेगा। एयर का कोई कलर होता है क्या, वो होता होगा तो तुम बताया ना, हमको नहीं पता। तो वो जो होता है एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो उसमें कोई कलर नहीं होता है। तो इससे साफ पता चलता है कि एसिड में भी कोई कलर नहीं होता। अगर फॉर्मिक एसिड मतलब एसिड में कलर होगा तो फॉर्मिक एसिड में भी कलर होगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड भी एक एसिड है, ठीक है। तो इससे साफ पता चलता है कि एसिड में कोई कलर नहीं होगा। तो तुमको तीसरा पॉइंट ये हो गया कि अम्ल जो है ना रंगहीन होता है। पहला पॉइंट क्या बताया था तुमको कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया, सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन होगा ही, ठीक है, ये भी अम्ल का एक गुण है। और तीसरा पॉइंट क्या बता दिए तुमको, अम्ल एक रंगहीन पदार्थ है, या फिर अम्ल रंगहीन होता है, अम्ल का कोई रंग मतलब रंग नहीं होता कुछ। देखो अम्ल जो है ना ठोस और द्रव में पाया जाता है, गैस में नहीं पाया जाता, सबसे पहली बात, ठीक है, ठोस और द्रव में। अब जैसे तुमको चींटी जो काटेगा ना तो वो छोटा सा मतलब तुम बोले गैस से दिख नहीं रहा, तुमको कुछ फील नहीं हो रहा है, ठीक है, वो या तो ठोस पदार्थ अंदर छोड़ रहा है। अब इतना तो नहीं पता कि फॉर्मिक एसिड कैसा दिखता है, ठोस होगा या तो द्रव होगा, इतना पता है, ठीक है। अम्ल जो होगा वो दो ही होगा, या तो ठोस होगा या तो द्रव होगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तुम यहाँ पे लिखना अम्ल के दो प्रकार है, मतलब कुछ हम ठोस अवस्था में पाया जाता है और कुछ हम द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ठोस अवस्था में जो पाया जाता है वो तुम लिख देना। जैसे पाउडर जो होता है ना वो तुमको ठोस नहीं आता है,
पाउडर हालांकि तुमको 9th क्लास का चैप्टर 1 में ही है ठोस वगैरह का चीज है ना, तो जो बोरिक एसिड जो है ना वो पाउडर के रूप में पाया जाता है, लेकिन उसको ठोस में रखा गया क्योंकि ठोस पाउडर को ठोस में कैंटीन में बना गया। जैसे साइट्रिक एसिड पता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, खट्टा होता है, ठीक है। वैसे एसिड तो खट्टा होता ही है, लेकिन ये साइट्रिक एसिड जो है ना खट्टा फटा हुआ दूध में मिल जाएगा तुमको, ठीक है, और फिर नींबू में ही मिल जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है, टार्टरिक एसिड होता है तुमको हो गया तुमको इमली मिल जाता है। ये सब जितना भी एग्जाम्पल हुए ना अभी, बोरिक एसिड हुआ, साइट्रिक एसिड हुआ, ऑक्जेलिक एसिड हुआ, टार्टरिक एसिड हुआ, वो सब जो है ना तुम्हारा सब तुमको पाया जाएगा ठोस अवस्था में। अब अगर बात करें कुछ द्रव अवस्था यानी कि जलीय अवस्था में, तो एक चीज तो हम नोटिस करते हैं, जितना भी जलीय अवस्था में है ना, जलीय अवस्था में तुमको मिल जाएगा H2SO4, HCl, HNO3, H2SO4, H2SO3 है, CH3COOH, HCOOH जलीय अवस्था में, ठीक है। तो चौथा पॉइंट तुम ये लिख सकते हो कि कुछ अम्ल ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो कुछ अम्ल द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अम्ल का उदाहरण लिख देना, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। द्रव अवस्था का एग्जाम्पल लिख देना, द्रव अवस्था का एग्जाम्पल हो गया H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया, H2SO3 का बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2-3 निकालना हो गया, ठीक। अम्ल का पहचान जो होता है सूचक के द्वारा किया जाता है। सूचक जो होता है भाई, सूचक को अभी तुमको एक्सप्लेन किया जाएगा थोड़ा इसी लेक्चर में, या फिर अगला लेक्चर, या फिर उसके बाद वाला लेक्चर में, लेकिन एक्सप्लेन किया जाएगा। इस चैप्टर में है सूचक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, कुछ और मत समझना, इंडिकेटर ही है, ठीक है। अम्ल का पहचान जो है ना, मतलब अम्ल जो है ये अम्ल है कि नहीं है, उसको पहचानने का तरीका जो होता है वो इंडिकेटर के द्वारा यानी कि सूचक के द्वारा किया जाता है। तो वो जो है सूचक अलग चीज़ है, उसको हम अगले लेक्चर में ही शायद होगा तो देखेंगे, ठीक है। तो लिटमस पेपर होता है चाहे, वो भी एक प्रकार का जो है सूचक है, लेकिन सूचक का चीज़ यहाँ क्यों दिया आगे देखेगा। अम्ल का संचालक, अम्ल अच्छे विद्युत अपघट्य, इसका जो है ना मतलब गुड इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो करेगा, मतलब अगर तुम अम्ल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहो तो उससे हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा भौतिक गुण खत्म। अगर तुम अम्ल का भौतिक गुण लिख रहे हो तो उसको हम रिकैप करवाएंगे। आप रिकैप कैसे, जैसे कि अम्ल का स्वाद जो होगा, जितना भी होगा अम्ल का स्वाद होगा खट्टा होगा, ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। अम्ल का स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। दूसरा पॉइंट हम क्या बताएं कि अम्ल जितना भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन होगा। एग्जाम्पल लगाना यार, देखिए आप यहाँ पर जितना भी हम काम एग्जाम्पल दिए तो ना हाइड्रोजन है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए हाँ भाई बात तो बच्चा सही बता रहा है। अब तीसरा पॉइंट में बताया कुछ अम्ल द्रव ठोस अवस्था में पाया जाता है, कुछ अम्ल द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अम्ल को लिख देना एग्जाम्पल तो 4 यार, बोरिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, बहुत सारा ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ठीक है। अब तुमको जिससे बताया द्रव अवस्था में पाए जाने वाले, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अम्ल का एग्जाम्पल तुम बता देना। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अम्ल का एग्जाम्पल हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये टॉपिक होता है तुम्हारा खत्म। अम्ल जो है ना अच्छे विद्युत अपघट्य होते हैं, अम्ल का पहचान सूचक के द्वारा किया जाता है, ठीक। ये टॉपिक होता है तुम्हारा खत्म। अगला टॉपिक जो है तुम्हारा अम्ल का रासायनिक गुण है, ठीक है। ये जो है ना थोड़ा लंबा टॉपिक है, अम्ल का रासायनिक गुण। हाँ ये लास्ट टॉपिक है अम्ल का जो है ना, ये लास्ट टॉपिक है। हम तो इसको भी आज खत्म ही कर देने पहला अम्ल का रासायनिक गुण। इसको अगर आज खत्म कर देंगे तो अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा क्षार के ऊपर होगा। तो ये भौतिक होता है हमारा खत्म। अब यहाँ पर लिखते रासायनिक, ठीक है। रासायनिक गुण में क्या है कि अम्ल जो है ना धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा। जैसे कि मान लो कि HCl है, धातु देखो धातु और धातु तुमको पहचान में आना चाहिए। जैसे कि तुम धातु और धातु अब तुमको यहाँ नहीं बता सकते कैसे उसको पहचाने, ठीक है। तो उनको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है जिसको तो वो हमको यार बोलना, अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी साला ये टॉपिक जो है ना बहुत लंबा ही हुआ है। धातु के साथ हम तुमको बताया, हम धातु के साथ प्रतिक्रिया, धातु जो है जैसे कि तुमको बता दिए कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारा, ठीक है। तो अगर हम धातु के साथ प्रतिक्रिया करें तो यहाँ पर तुमको एक नोटिस करना, तुमको जो है ना HCl अगर Na के साथ है, देखो अगर तुम चैप्टर 1 पढ़ के आए हो तो इसका तुम सॉल्यूशन कर लोगे। यहाँ पर जो होगा ये Na इसके Cl के साथ चल जाएगा, NaCl प्लस H2 बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह तुम और एग्जाम्पल ले लो यार, और एग्जाम्पल ले लो, H2SO4 ले लो तुम, प्लस में Mg ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि MgSO4 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। और तुम नोटिस करो एक और एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। HNO3 हो गया,
प्लस Na हो गया, यहाँ पर हो गया तो तुमको NaNO3 हो जाएगा, प्लस में तुमको H2 होगा। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ पे। तो बात यहाँ कुछ ऐसा है, तुम सब में नोटिस करो यार कि हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये एरो का मतलब है कि रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस जो है ना रिलीज हो रहा है मतलब, ठीक है। तो धातु के साथ जो है ना प्रतिक्रिया कर रहा है। यहाँ पर धातु है यार, धातु है, ये धातु है, ये धातु है, ये धातु है, ठीक है। धातु के साथ यार प्रतिक्रिया करके ये क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस मतलब ये रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमने जो है ना धातु के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस और लवण बना था। अच्छा, ये जो है तुम्हारा लवण है, जैसे कि NaCl तुम बताए थे ना यार, सॉल्ट जो है, सॉल्ट का फॉर्मूला ही लवण है। तो ये जितना वाला चीज में जाएंगे तो लवण का अगर एग्जाम्पल पूछे तो क्या करना है यार, तुम अम्ल को जो है ना तुम धातु के साथ प्रतिक्रिया करा देना, जो बनेगा हाइड्रोजन गैस को छोड़ के वो लवण हो जाएगा। समझ गए? ये चीज भी तुमको अभी यहाँ से समझ में आ जाएगा, आगे हम इसको बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुमको समझ में आता है कि अम्ल जो है वो तुम्हारा धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाएगा। ये जो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और लवण बनाएगा। ये जो तुमको दिख रहा है NaCl, MgSO4, NaNO3, ये तुमको जो है ना सॉल्ट है, ये लवण है। ये चीज हम अभी तुमको नोट्स में पढ़े तब हमको याद आया, पढ़े तब याद आया, याद तो नहीं था पहले से। H2 रिलीज हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये तुमको हो गया, तुमको पॉइंट नंबर 1 कि अम्ल जो है भैया कि धातु के साथ तुमको लिखना है तो लिख लो, ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, लिखना है तो लिख लो। हमने धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। तुम यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दो यार, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दोगे? अगर तुमको चैप्टर 1 पढ़ के आए तो अच्छे से तुम खुद से एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जैसे हम लिखे ना अभी, कोई सा भी एसिड यार उठाओ और उसको धातु के साथ प्रतिक्रिया करो, तुमको यही रिएक्शन होगा हमेशा, तुमको यही रिजल्ट मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस हमेशा से रिलीज हो रहा है और क्या है कि उसके साथ सॉल्ट बन रहा है। हमेशा से तुमको हमेशा यही रिजल्ट मिलेगा कि हमेशा H2 रिलीज होगा और उसके साथ जो बनेगा वो तुम्हारा सॉल्ट होगा। तो ये जो है तुम्हारा अम्ल का रासायनिक गुण का पहला पॉइंट खत्म होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख दिया, हाँ छोड़ो, लिख तो दिए तो दूसरा एग्जाम्पल जो है तुमको धातु का ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया। पहले क्या था कि धातु के साथ प्रतिक्रिया था, अब धातु के ऑक्साइड के साथ का मतलब ये है, धातु का ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है? ऑक्साइड मतलब तुमको ऑक्सीजन समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीजन समझ में आ रहा होगा धातु के ऑक्साइड का, है ना। एक मिनट यार, तो हमने जो है था तुमको धातु के साथ प्रतिक्रिया किया, धातु के साथ प्रतिक्रिया करके कांड कर दिया, क्योंकि रासायनिक है, ठीक है। रासायनिक में यार कुछ कुछ होते रहता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। तो धातु के साथ प्रतिक्रिया करके क्या हुआ हम तुमको बता दिए थे। अब क्या होगा कि धातु का ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया होगा, यानी कि जैसे कि हम तुमको कोई सा भी एसिड लेते हैं, पहले तुमको एग्जाम्पल है, तुमको बता रहे हैं, तुमको अभी बताएंगे कि हम धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनता है, वो बाद में देखेंगे, वो तुमको हम रिएक्शन लिखेंगे अभी खुद पता चल जाएगा। यानी रिएक्शन और एग्जाम्पल एक ही बात है। अभी यहाँ के लिए तो तुमको अगर एसिड ले, एसिड अगर HCl ले, HCl प्लस धातु का ऑक्साइड बोला है ना, धातु का ऑक्साइड यहाँ पर MgO ले लेता, MgO ले ले। अगर यहाँ पर अगर रिएक्ट होगा तो यहाँ पर शायद MgCl2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। तो देख लेते एक बार रीचेक, यही तो बन रहा है, यही बन रहा है, ठीक है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल तुमको अगर लेना है तो यहाँ पर HNO3 डाल दो, क्या प्लस, देखो अगर दूसरा एग्जाम्पल डालेंगे तुमको अब यही समझ में आ जाएगा। और यही रहने देते हैं धातु का ऑक्साइड जो है ना MgO, यहाँ पर तुमको बनेगा MgNO3। देखो एक चीज अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं तुमको, जैसे कि MgNO3 लिखोगे ना, MgNO3 यहाँ पर है, यहाँ पर और बन जाएगा तुमको H2O। बैलेंस वगैरह का तुम बाद में करना काम, ठीक है। पहले तुमको बना रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि क्या होता क्या, ठीक है। अम्ल है धातु का ऑक्साइड, ये जो तुमको दिख रहा है धातु के साथ अगर ऑक्सीजन लग गया तो धातु का ऑक्साइड लग गया,
अगर तुमको मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन जो हो गया तुमको मेटल ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन हो गया नॉन मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड ये है, मतलब धातु का ऑक्साइड ये है, धातु का ऑक्साइड ये है। अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके डैश 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 बनाता है। आगे तुम देख लो क्या। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाता है। वाह, वहां पर हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता था, यहाँ पर जल और लवण बनाया, जल और लवण बनाया। समझ रहे विनोद, जल भी बना रहा है लवण भी बना रहा है। वहाँ क्या हो रहा था कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस बन रहा था, यहाँ पर जल बन रहा है। बहुत फर्क है यार, जमीन आसमान का फर्क है ना। तो अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाता है। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है वो तुम बताओ यार, फिर पढ़ो अभी, ठीक। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके यार क्या बनाता था, क्या बनाता था तुम बताओ ना, तुमको बताया ना अभी। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है, लेकिन अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाता है। जैसे एग्जाम्पल तुमको यहाँ लिखती है, तुम चाहोगे तो यहाँ पर और एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल खुद से बनाओ यार, खुद से बनाना सीखो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नोट्स में ये सब एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, ये हम बता रहे हैं। बोले देखने लगे हाँ गाड़ी तो तुम्हारा दूसरा पॉइंट जो होता है वो रासायनिक गुण का वो खत्म होता है। पहला जो तुमको पता है, हम तुमको पहला बताया हम धातु के साथ प्रतिक्रिया करके डैश 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 बनाते, हमको नहीं पता क्या बनाता है, तुमको हम बता चुके हैं, ठीक। हम धातु के साथ, सॉरी धातु नहीं बता रहे यार, हम धातु का ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके डैश 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 बनाता है, वो भी खत्म हो गया। अब जो टॉपिक है तुम्हारा धातु के कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब समझा, पहले धातु का ऑक्साइड समझा थी। अच्छा, कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट का मतलब, धातु का ऑक्साइड क्या था कि धातु के साथ ऑक्सीजन था, धातु का कार्बोनेट मतलब क्या हुआ, धातु के साथ शायद कुछ कार्बोनेट वगैरह कुछ होगा, छोड़ो जो भी है कार्बोनेट, ठीक है। पहले धातु लिखते हैं, धातु अगर लिखते हैं HCl, ठीक है, प्लस धातु का कार्बोनेट बोला है ना। अच्छा, ये अम्ल के साथ, अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके जो भी बनाता है बाद में पढ़ेंगे, पढ़े भी नहीं है, ठीक है। अम्ल है धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट मतलब पहले धातु होगा, धातु ले लेते हैं, और कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा तो CO3। देखो कोई भी मेटल के साथ, जैसे कोई भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाता है तो वो क्या होता है भाई, वो होता है तुम्हारा धातु का ऑक्साइड। अगर यहाँ पर अगर धातु, कोई भी धातु के साथ अगर CO3 लग जाए तो वो हो जाएगा वो धातु का कार्बोनेट, ठीक है। बस यही बात है, धातु के साथ अगर CO3 लगा हुआ तो धातु का कार्बोनेट हो जाएगा, धातु के साथ अगर ऑक्सीजन लगा हुआ तो धातु के ऑक्साइड हो जाएगा। इतना बात तुमको समझ आ रहा है। अगर यहाँ पर लिखे हैं हम धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके डैश 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 बनाता, जो भी बनाता अभी पता चल जाएगा क्या बनाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ बनेगा तुमको NaCl2 प्लस HCO3, और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो HNO3, देखो हम यही दोनों एग्जाम्पल ले रहे हैं बार बार, और यहाँ पर हम इस बार कंपाउंड चेंज कर देते हैं, यहाँ पर CaCO3 कर देते हैं। यहाँ देखो Ca क्या है हमारा, तुमको पता है कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम हो गया, और Ca3 हो गया, Ca3 जो है CO3 हो गया, कैल्शियम के साथ अगर CO3 लग गया तो कैल्शियम का कार्बोनेट है गया, यानी कि इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट पढ़ सकते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ सकते हैं, या फिर इसको धातु का कार्बोनेट पढ़ सकते हैं। धातु का कार्बोनेट पढ़ो या कैल्शियम का कार्बोनेट पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं आप क्या होता था। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके डैश बनाया, अम्ल धातु के साथ कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके आप क्या बनाते हैं यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, CnO2 ये अजीब सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तुमको बन जाएगा, ये एग्जाम्पल को छोड़ो, यहाँ जो कंपाउंड जो बन रहा है ना इतना अजीब है कि वो तुमको कहीं काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ हम धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ ही नहीं है, मतलब रिलीज करना पड़ेगा प्लस CO2। यहाँ पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाना लगाओ, ठीक है। अगर देखो बैलेंस करोगे तो एक्चुअली यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वो तुम्हारा काम है। बैलेंस वगैरह जो है यहाँ पर नहीं भी चलता, ठीक है। एग्जाम्पल में बैलेंस वगैरह नहीं भी, लेकिन बैलेंस देखो तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, हम देखो पहले खुद से कोशिश किए फिर यहाँ देख रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, हम धातु के कार्बोनेट, हम धातु के कार्बोनेट का मतलब क्या बताया तुमको, धातु के साथ कार्बन होना चाहिए, कार्बोनेट होना चाहिए, मतलब धातु के साथ CO3 होना चाहिए, तो धातु का कार्बोनेट उसको कह लेंगे। हमने जो है धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके ये बनाया, क्या बनाया, जल बनाया। जल कहाँ बना,
जल बनता है, लवण बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो फिर ये कौन सा एग्जाम्पल है? अगर यहाँ पर Na2CO3 MgCO3 ये दोनों एग्जाम्पल छोड़ो अभी, हम देखते पहले यहाँ वाला एग्जाम्पल को पहले समझते तुमको बता रहे हैं। HCl अगर उनको पता है, यहाँ पर CaCl2 बना रहा है, H2O बना रहा है, CO2 बना रहा है। यहाँ पर इसका कथन सही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके, देखो हम इसको आगे नीचे कर सकते हैं। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके जल लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड और लवण भी बन रहा है, ठीक है। वैसे देखो कैसे पता चलेगा ये लवण, देखो जल के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो भी बन रहा है ना वो लवण होगा। ये देखो कार्बन, तुमको जो ना ये कभी पूछा नहीं है धातु के अम्ल, ये लवण क्या पढ़ा देते हैं, अम्ल पढ़ा देते हैं, अम्ल का रासायनिक गुण जो ना कभी पूछा नहीं। ये बहुत तुमको डीप लेवल का चीज बता रहे हैं तुमको। ये जो है ना कहीं काम पे आएगा नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया तो फिर बदनाम नहीं क्या जा रहा है, ठीक है। टॉपिक में वैसे है भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ। इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा। तुमको बेसिकली ये याद रखना है, मतलब एग्जाम्पल वगैरह नहीं भी देता बहुत कुछ, लेकिन तुमको यहाँ पर याद ये रखना है कि हम जो है धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके तुमको क्या बनाता है, जल बनाता है, लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हमने धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके जल बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता नहीं है, यहाँ पर रिलीज भी होता होगा, ठीक है, होता होगा ही, हम बता रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर इसका एक और एग्जाम्पल लिखा जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा तुमको Na2CO3, ये देखो सोडियम है, यहाँ पर इसका वैलेंसी लिख दिया, CO3 का वैलेंसी यहाँ पर लिख दिया। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर CaCO3 में क्या लिखा, क्योंकि Ca का जो वैलेंसी होता है ना वो 2 होता है, वो 2 यहाँ आएगा। इसका CO3 का वैलेंसी तुमको अभी पता चल 2 होता है, वो 2 यहाँ आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो उससे अच्छा भाई नहीं लिखा, इसलिए CaCO3 का। यहाँ पर Na2CO3 है, ठीक है, Na2CO3 है। तो उसके साथ अगर तुमको धातु का कार्बोनेट है, इसके साथ अगर HCl का रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर तुमको बनेगा NaCl + H2O + Cl2, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली तुमको ये पता करना है कि हम धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके जल बनाता है, लवण बनाता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। बस तुमको ये याद रखो और कुछ याद नहीं। हमने जो आप क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, ये चीज़ खत्म हो गया। पहले कैसे किया था, हम धातु के साथ किया था, धातु के ऑक्साइड के साथ किया, धातु के कार्बोनेट के साथ किया। देखो धातु के ऑक्साइड क्या होगा कि जिसके धातु के साथ ऑक्सीजन होगा, धातु के ऑक्साइड हो गया। धातु का कार्बोनेट क्या हो गया भाई, जिसके धातु के साथ अगर कार्बन मतलब CO3 है तो धातु का कार्बोनेट हो गया। अब बता रहा है कि धातु के धातु के मतलब हम क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है। क्षार के साथ प्रतिक्रिया क्या करता है बता रहे हैं, हम जो है क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखो अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे कि अम्ल जिसे लिखते हैं हम, ठीक है, अम्ल लिखते हैं, यहाँ पर क्षार लिखते हैं, जिसे देखो अभी क्षार के बारे में तुमको बताएंगे नहीं, एग्जाम्पल को पहले से आता। क्षार जैसे पढ़ाएंगे तुमको खुद पता चल जाएगा कि तुमको क्षार क्या क्या होता है, तुम तब करवाना रिएक्शन। जैसे कि अभी तुमको अगर पढ़ लियो तो पता ही होगा, रिवीजन का पर्पज से तुम देख रहे हो। हम क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, हम क्षार के साथ अगर प्रतिक्रिया होगा तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर क्या होगा कि NaCl बनेगा, अगला H2O बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो जल और लवण बनेगा। ये देख लेते हैं यहाँ पर इस प्रतिक्रिया क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके जल और, सही बात है, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाएगा। बस तुमको बेसिकली ये याद रखना है। पहले अम्ल जो है क्षार के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल और बनेगा, लवण बनेगा। यहाँ पर इस प्रतिक्रिया में अम्ल का हाइड्रोजन, अच्छा अम्ल का हाइड्रोजन यहाँ है ना, अब ये अम्ल का हाइड्रोजन मतलब H, अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु क्षार का OH मिलकर, क्षार का OH मिलकर, अच्छा क्षार का OH मिलकर मतलब ये बता रहा है कि इस प्रतिक्रिया में अम्ल का H परमाणु H और क्षार का OH बनेगा तो क्या बन जाएगा, H + OH क्या हो गया, H2O हो गया ना, वही बता रहा है, ठीक क्या। हाँ तो ये बता रहा है कि हम जो है ना इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा तो यहाँ पर H2O बनेगा, बाकी जो बचा वो तुम लिख दो, H2O हो गया, NaCl हो गया। धातु के क्षार के साथ भी हो गया,
आम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, जल और लवण बनाता है। जल और लवण बनाना तुमको यही चीज है तुमको। अगर तुम चाहो और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बनाना है आपसी को, ठीक है। हम यहाँ पर HCl की जगह यहाँ पर अगर HNO3 है, यहाँ पर KOH है, तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा जल और लवण। देखो तुम बना के देखो, सबसे पहले तुम जल बना लो और बाकी देखो क्या बन रहा है। यहाँ पर जल बना दिया ना H2O, यहाँ पर क्या बन गया तुमको KNO3 बन गया, बस बन गया तुमको नया एग्जाम्पल, तुम रिलीज फाउंड कर दिया नया एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ऐसा तुम बनाना सीखो यार, ठीक है। जब तक नहीं सीख पाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुमको थ्योरी पे बेस्ड क्या है, अम्ल जो है क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाता है। अम्ल जो है क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाता है। फालतू सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है, फालतू नहीं है, काम का चीज है। बच्चे एग्जाम में आया नहीं इसलिए बता रहे फालतू, लेकिन हो सकता है पूछ दे, ठीक है। फालतू समझ के ये मत इग्नोर मत करना, इसको भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये सवाल अगर पूछेगा ना कभी भी तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पूछेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पूछ ही नहीं सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछेगा अगर लॉन्ग टाइप में होते तो केमिस्ट्री का लॉन्ग टाइप कितना में 4 की 6 होता है, याद नहीं है तो लॉन्ग टाइप में ही पूछेगा। तो लॉन्ग टाइप में अगर पूछेगा तो 5 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा ना। 5 पॉइंट में पहला क्या बता दिए, वो धातु के साथ प्रतिक्रिया बता दिए, धातु ऑक्साइड के साथ बता दिए, धातु कार्बोनेट के साथ बता दिए, क्षार के साथ बता दिए, मतलब 4 हो गया। 5वां बता रहे हैं, ठीक है। 5वां बता के तो लेक्चर खत्म करेंगे। है तो बहुत सारा, 7 पॉइंट लिखा हुआ है। सल्फाइड के साथ देखो, धातु के सल्फाइड, तो चलिए तुमको धातु का कार्बोनेट बता कि धातु का कार्बोनेट क्या हो गया, CO3 लगता है लास्ट में, धातु के साथ CO3 लग गया तो कार्बोनेट हो गया। ये CO3 यार क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। तो लास्ट में CO3 लगा ना कैल्शियम के साथ, कैल्शियम क्या मेटल है, मेटल के साथ CO3 लगा तो धातु का कार्बोनेट हो गया। उसी तरह यहाँ पर बता रहे हैं धातु, पहले क्या पढ़े, धातु पढ़े, धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, अब पढ़ेंगे धातु सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया। धातु सल्फाइड के साथ प्रक्रिया में क्या होता है एक्चुअली में, याद रखना। धातु सल्फाइड के साथ क्या होता है कि अम्ल जो है धातु को सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके लवण, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। धातु के कार्बोनेट के साथ क्या होता है कि हम धातु के कार्बोनेट के साथ हमने धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, SO2 बनेगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला है SO2। तो यहाँ पर बताएंगे तुमको क्या होता है, हम धातु सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके जल बनाएगा, लवण बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 रिलीज होगा, जिससे वहाँ पर CO2 होता था, यहाँ पर SO2 होगा। बस इतना ही सही रखना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हाँ बताते हैं, यहाँ पर सल्फाइड कहते हैं किसको, जिस भी धातु के साथ SO3 लगा रहेगा, जिस भी धातु के साथ SO3 लगा रहेगा, जिस भी धातु के साथ SO3 लगा रहेगा तो उसको कहेंगे हम धातु का सल्फाइड, ठीक है। जैसे कि मान लो कि धातु को लिखते हैं Ca, लास्ट में SO3 लग गया, ये हो गया कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, लास्ट में SO3 लगा तो तुम सुने होगा CaSO4 तो सुने होगा भाई, CaSO3 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर CaC3 कैल्शियम सल्फाइड ही है, ठीक है। सल्फेट और सल्फाइड में अंतर है, सल्फेट कुछ और होता है, यहाँ सल्फाइड बता रहे हैं। सल्फाइड का बात कर रहे हैं तो सल्फाइड का ही बात करने दीजिए हमको, ठीक है। तो हम जो तुमको बता रहे थे वो बता रहे थे, हम जो है हम धातु के सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। हम जो है कोई सा भी हम ले लेते हैं, पहले HCl, तो धातु का सल्फाइड क्या बताया तुमको, पता है तुमको पहले CaSO3 बनाएगा तो क्या क्या बनेगा, धातु के सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके जल बनाएगा, लवण बनाएगा। सबसे पहले जल लिख लेते हैं यहाँ पर और SO2 भी लिख लेते हैं, जल बनाएगा, लवण बनाएगा और SO2 बनाएगा। तो हमको जल और वो तो खोज लिया, अब लवण खोजना है। लवण खोजने के लिए अगर तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो बैलेंस करके 2 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 निकला है। तो देखो बैलेंस वाला काम तुम बाद में करना, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपाउंड क्या बनेगा। कंपाउंड जो तुमको हम जो देख पा रहे हैं वो बनेगा CaCl2, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला तुम खुद से याद बनाओ, हम इस बार एक ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, खुद से फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। धातु के सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है, लवण बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यार देखो ना यार, जल बनाया, लवण बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया ना, बस यही था तुम्हारा धातु का क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक। चलो अगर तुमको एक और करना है तो एक और बता ही देते हैं। धातु के क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया, जैसे क्लोराइड जो बताया, जैसे तुमको क्या बताया, धातु हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया, धातु का सल्फाइड हो गया, धातु का कार्बोनेट हो गया। तो हम इसको क्यों छोड़े भाई, धातु के क्लोराइड के साथ देखो, धातु का नाइट्रेट भी, चलो वो भी बता देंगे। धातु का क्लोराइड जो होगा तो धातु का क्लोराइड क्या वो CaCl2 है ना, इसको बताएंगे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड,
तो जिस भी धातु के साथ Cl या फिर Cl2, वो देखो Cl लगा रहेगा बेसिकली Cl, यहाँ Cl2 इसलिए लगा क्योंकि Ca का वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर आ गया इसका, वो तुमको पता होना चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री में तुमको ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस भी धातु के साथ क्लोरीन लगा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोराइड बोल देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ धातु के क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया, देखो 5 ही को लिखना है, तो हम छठा सातवां बता देते हैं। धातु के क्लोराइड के साथ अगर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, धातु कोई भी ले लेते हैं, पहले क्या बोलते हैं, अम्ल धातु के क्लोराइड के साथ अम्ल लेते हैं जिनको HCl, अम्ल धातु के क्लोराइड, धातु का क्लोराइड मतलब NaCl बोल रहा है, NaCl या फिर CaCl2 भी लिखना। धातु के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पे कंपाउंड चेंज किया गया है, H2SO4 लिया, ठीक है, H2SO4 ले रहे हैं तो बनाएगा तुमको Na2SO4। यहाँ तुम क्या लिख पा रहे, अम्ल बना और लवण बना। तो यहाँ पर ये लिखना है कि धातु के क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल धातु के क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके जल और ये सॉरी जल नहीं बनता है, यहाँ पर अम्ल और लवण बनता है, ठीक है, ये लिख देना। धातु के नाइट्रेट के साथ, अब धातु के नाइट्रेट, नाइट्रेट में क्या होगा कि NO3 लिखा रहेगा, जैसे कि Na सोडियम है ना, तो NaNO3 हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। ये NO3 जिस भी धातु के साथ NO3 देखो, इस लेक्चर से तुम बहुत चीज़ सीखोगे, जैसे कि जिस भी धातु के लास्ट में ऑक्सीजन लगा हुआ था, धातु का ऑक्सीजन हो गया, धातु का ऑक्साइड हो गया, जिस भी धातु के साथ लास्ट में क्लोरीन लगा हुआ था, धातु क्लोराइड हो गया, इसी तरह बहुत पता है। उसी तरह तुम ये भी याद रखो यार, जिस भी धातु के साथ NO3 लगा हुआ था उसको हो जाएगा तुमको क्या, नाइट्रेट हो जाएगा, धातु का नाइट्रेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ धातु का नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया, अम्ल जो है धातु के नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करेगा, अम्ल जो है धातु के नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करेगा, अम्ल जो है धातु के नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ जैसा कि देख पा रहे कि यहाँ पर बनेगा, तुमको यहाँ पर बनेगा NaCl बनेगा प्लस HNO3 बनेगा, जो कि नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर भी वही हुआ है, यहाँ पर क्या लिखे हुआ है, यहाँ पर वही बना है, एसिड बना है और ये सॉल्ट बना है, ठीक है। देखो 5 को हम अच्छा तो बताया, ये 2 को अच्छा तो उतना नहीं बताया, क्योंकि ये तुमको बताया कि 5 को इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।